प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट Lamarckism, also known as theory of inheritance of acquired characters, and also known as theory of use and disuse of organs. Lamarck was a naturalist. He took their experiments on plants and animals और उसके बाद उनके जो भी कंक्लूजन्स थे उनको अपने एक बुक, कौन सी बुक, फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजिक, जो भी इनके कंक्लूजन थे उनको अपने बुक फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजिक में पब्लिश किए। फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजिक। ही गेव 4 पोस्टुलेट्स इन द फेवर ऑफ एवोल्यूशन। उन्होंने एवोल्यूशन के बारे में 4 अवधारणाएं दी, पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑर्गन्स and organism have tendency to grow in size due to internal force. First postulate, organs and organism have tendency to grow in size. किस कारण से? Due to internal force. उन्होंने बताया कि organs और organism इनमें लगातार evolution के दौरान इनकी साइज में ग्रोथ हुई है ना? He gave number of examples in the favor of this postulate. बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे अपन हॉर्स को देखें, हॉर्स के फॉसिल्स को देखें तो कंटिन्यूस एवोल्यूशन के दौरान इनके साइज में ग्रोथ हुई है। बट नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन इन द अपोजिशन ऑफ दिस पोस्टुलेट। बहुत सारे एग्जांपल इसके अगेंस्ट भी दिए जा सकते हैं, जैसे द साइकेड्स एंड कॉनिफर विच आर प्रेजेंट इन हिमालय विच आर रिड्यूस इन साइज। हिमालय की ओर पाए जाने वाले या हिमालय पर पाए जाने वाले जो साइकेड और कॉनिफर्स हैं उनके साइज में लगातार कमी आई है। इसका मतलब ये पोस्टुलेट है, इसको अपन सही नहीं मान सकते। सेकंड पोस्टुलेट है न्यू ऑर्गन्स आर डेवलप्स इन organism due to neediness and willingness of organism, कि जीवों में उनकी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार नए अंगों का विकास हुआ है। New organs are developed in organism due to neediness and willingness of organism. अब उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे बर्ड्स को फ्लाइंग, उड़ने की आवश्यकता हुई तो उनमें क्या हुआ? 4 limbs are developed into wings, विंग्स डेवलप हो गए। जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनको फ्लोटिंग के लिए या स्विमिंग के लिए, उनको स्विमिंग के लिए कोई ऑर्गन्स की जरूरत थी, या तो उनमें क्या हुआ?
कि उनके डिजिट्स में वेव डेवलप होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जीवों में उनकी नीडनेस और विलनेस के अकॉर्डिंग नए ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं। बट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन इन द अगेंस्ट ऑफ दिस पोस्टुलेट। जैसे ह्यूमन में भी है, नीडनेस भी है, विलनेस भी है कि विंग्स डेवलप हो जाए, बट इट इज इम्पॉसिबल है। थर्ड जो पोस्टुलेट थी वो थी उनके किस बारे में, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने क्या बताया कि डेवलपमेंट ऑफ organs and their power of action directly proportional to their use। अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, क्या बताया उन्होंने कि द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर पावर ऑफ एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर यूज। यानी उनके अकॉर्डिंग जिन ऑर्गन्स का ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने जीवन में अधिक यूज किया जाता है वो अधिक मजबूत हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को कम काम में लिया जाता है वे क्या होते हैं, धीरे धीरे वीक होते हुए नष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे आपको बताएं कि जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स में जो लिम्स हैं वो लॉस्ट हो गए, क्यों, क्योंकि उनका यूज उन्होंने में लेना बंद कर दिया। लेकिन वाइजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वाइजमैन ने जर्मप्लाज्म थ्योरी दी थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पर, माइस, चूहों पर। उन्होंने चूहों के पैदा होते उनकी टेल काट दी, और ये प्रयोग उन्होंने करीब 22 जनरेशन तक किया। तो 22 जनरेशन के बाद देखा कि जो माइस थे उनकी नेट और टेल की लंबाई में कोई फर्क आया नहीं, वो विलुप्त हुई, एक्सटिंक्ट हुई। तो इस प्रकार ये जो पोस्टुलेट थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये भी क्या थी, फॉल्स थी, कि जिन अंगों को, जिन ऑर्गन्स को जीव द्वारा अधिक उपयोग में लिया जाता है वे अधिक मजबूत और बलिष्ठ हो जाते हैं, और जिन जीवों को काम में नहीं लिया जाता वे क्या हो जाते हैं, वीक होते हुए अंत में नष्ट हो जाते हैं। तो ये पोस्टुलेट भी क्या थी, फॉल्स थी। यह भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। फोर्थ जो पोस्टुलेट थी वो ये थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कि ऑर्गेनिज्म द्वारा या प्राणी द्वारा अपने जीवन में जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर किए जाते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। लेकिन ये पोस्टुलेट भी क्या थी, फॉल्स थी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लेमार्क, जो एक नेचुरलिस्ट थे। उनकी बुक कौन सी, फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजिक। उन्होंने एवोल्यूशन के संबंध में 4 पोस्टुलेट दी। पहली पोस्टुलेट क्या थी, ऑर्गन्स and organism have tendency to grow in size due to internal force। सेकंड बताइए, न्यू ऑर्गन्स आर डेवलप्स, किस कारण से, ड्यू टू नीडनेस एंड विलनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या था एक्चुअल में, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट था कि इन्वायरमेंट में जो ही चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जीवों की नीडनेस भी बदल जाती है और जीवों की विलनेस भी बदल जाती है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर पावर ऑफ एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर यूज। यानी जिनको अधिक यूज मिलेंगे अधिक डेवलप होंगे, कम यूज मिलेंगे कम डेवलप होंगे। और लास्ट पोस्टुलेट थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जीव अपने जीवन काल में जो भी कैरेक्टर एक्वायर करता है वो सारे के सारे कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे
अगर इसकी बात करें अपन, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी टू ग्रो इन साइज, तो अपन बोल सकते हैं द लिम्स एंड नेक ऑफ जिराफ इज एग्जांपल ऑफ दिस पोस्टल्यूट, कि जिराफ, अफ्रीकन डेजर्ट में पाया जाने वाला जिराफ जिसकी नेक और फोरलिम छोटे थे, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान उनमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। ऐसे बात करें कि न्यू ऑर्गन्स आर डेवलप्स वाली बात करें, नीडनेस के अकॉर्डिंग, विलनेस के अकॉर्डिंग, तो देखें वेब इज डेवलप्स इन डिजिट्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, बिटवीन द डिजिट्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, जो जलीय पक्षी हैं उनकी अंगुलियों के बीच जाल का निर्माण होना, वेब का डेवलप होना, ये इनकी क्या थी, नीडनेस थी। ऐसे ही यूज एंड डिसयूज की बात करें तो देखिए अफ्रीकन डेजर्ट में जो जिराफ, जो पहले किस पे डिपेंड था, ग्रासेस पर, और बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण से वहां पर तो ग्रासेस रिप्लेस होगी किससे, बड़े बड़े ट्रीज से, तो जिराफ ने को अपने नेक और फोरलिम्स को स्ट्रेच करना पड़ता था फूड ऑब्टेन करने के लिए, तो अधिक मजबूत हो गए, अधिक डेवलप हो गए, और ये करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन चल भी रहा है। तो एक्चुअल में क्या था कि लेमार्क ने केवल एक एग्जाम्पल, कौन सा, अफ्रीकन जिराफ के थ्रू इन चारों पोस्टलेट्स को उन्होंने प्रूव किया कि इनकी नेक और फोरलिम छोटे थे, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान इनमें ग्रोथ हुई है। साथ में यहाँ पर क्या आ गया कि इनकी नीडनेस के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं, और उन्होंने यूज एंड डिसयूज की बात करें तो नेक और फोरलिम को वो फूड प्राप्त करने के लिए स्टेज करता था, इसलिए अधिक मजबूत हो गए, और ये करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन चल भी रहा है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि लेमार्क की चारों पोस्टेज क्या थी, फॉल्स थी, लेकिन इट वाज द फर्स्ट पर्सन, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जैव विकास यानी इवोल्यूशन के बारे में बताया। तो ये थे लेमार्किज्म और लेमार्क की 4 पोस्टल्यूट। उसके बाद देखते हैं अपन डार्विनिज्म। डार्विनिज्म डार्विनिज्म और क्या बोल सकते हैं अपन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Darwin was traveled in HMS बीगल शिप, HMS बीगल नामक जहाज पर उन्होंने 6 वर्षों तक पूरे वर्ल्ड की यात्रा की, और इस दौरान उन्होंने फौना एंड फ्लोरा यानी एनिमल्स और प्लांट्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उनके जो भी कंक्लूजन थे उनको अपनी बुक में उन्होंने पब्लिश किए। बुक कौन सी थी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति या नई जाति का विकास। तो यहां पर अपन देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड branching descent are key concept of डार्विन। तो यहां पर अपन बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या है और ब्रांचिंग डिसेंट क्या है। नेचर, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेगा अपन, लेकिन अभी बता रहे हैं आपको
कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कि देखिए जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ न कुछ वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं, और अगर ये वेरिएशंस उस एरिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, यानी जीव के लिए यूजफुल हैं, तो वो जीव स्टेबिलिटी के साथ सर्वाइव करेगा। अगर ये वेरिएशंस है जो जीव के लिए हार्मफुल है, तो नेचर के द्वारा ही उसको क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब ये है कि कोई भी एक, जो अपने एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, और एक पॉइंट से स्टार्ट होकर डिफरेंट फॉर्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हुए हैं, है ना। तो अगर देखें तो ट्री की ब्रांचेस की जैसे दिखाई देगा कि एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। अब देखिए डार्विन के जो मेन पॉइंट्स हैं, उनके जो कंक्लूजन्स थे वो क्या थे। सबसे पहला है फर्स्ट, ओवर प्रोडक्शन मीन्स हाई रेट ऑफ फर्टिलिटी। ईच ऑर्गेनिज्म हैव हाई रेट ऑफ फर्टिलिटी। जैसे अपन बात करें कि एक ओयस्टर एक बार में मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करता है। अगर एक इंसेक्ट की बात करें तो एक बार में बहुत सारे एग प्रोड्यूस करता है। अगर प्लांट्स में देखें तो एक ही बार में बहुत सारे सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग कि जीवों में हाई रेट ऑफ फर्टिलिटी होते हुए भी पॉपुलेशन जिस स्पीड से इंक्रीज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है। लगभग पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। तो पहली बात बताई कि ओवर प्रोडक्शन तो है, यानी हाई रेट ऑफ फर्टिलिटी तो है, बट पॉपुलेशन कांस्टेंट क्यों है, इसके लिए उन्होंने क्या बताया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन के लिए संघर्ष। क्यों? ड्यू टू लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड फूड। ये स्ट्रगल किसके लिए है, क्यों हुआ? ड्यू टू लिमिटेड फूड एंड लिमिटेड स्पेस। अब ये जो स्ट्रगल है ये कई प्रकार का स्ट्रगल हो सकता है। इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल, मीन्स स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। नेक्स्ट देखते हैं इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल। स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ different species. And third, environmental struggle. Environmental struggle means struggle with adverse conditions of environment. The intraspecific struggle is mainly for food and shelter and also for reproduction, and interspecific struggle is mainly for food and shelter, and environmental structure is from different adverse conditions of environment.
द इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो एक स्पीसीज के जीवों के बीच है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। यानी जैव विकास के लिए जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें एक ही जाति के मेंबर हैं, एक स्पीसीज के मेंबर हैं, इसलिए उनके बीच कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन। तो बताया, अब ये जो स्ट्रगल हुआ, तो इस स्ट्रगल में क्या होगा, बहुत सारी पॉपुलेशन तो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, और कुछ ही जीव क्या रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। तो कौन से जीव सर्वाइव करेंगे भाई, एक ही पॉपुलेशन के जीव हैं तो सर्वाइव कौन सा करेंगे, जो अपनी स्पीसीज के अदर मेम्ब्रेन से कुछ डिफरेंट थे, यानी उनमें क्या थी, कुछ वेरिएशंस थी। तो थर्ड पॉइंट ने बताया वेरिएशंस, डिफरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के जीवों के बीच जो कुछ डिफरेंस पाया जाता है वो क्या है, वेरिएशंस है। तो वेरिएशंस में क्या बताया कि इस स्ट्रगल में कौन से जीव सर्वाइव करेंगे, इसमें वही जीव सर्वाइव करेंगे जो अपने अदर मेंबर से क्या थे, डिफरेंट थे, यानी उनमें कुछ वेरिएशंस थी। अब देखिए, अगर वेरिएशंस हैं वो जीव के लिए यूजफुल है, तो यूजफुल वेरिएशंस है तो क्या होगा, नेचर में वो जीव अधिक स्टेबिलिटी के साथ सर्वाइव करेंगे। और अगर यही वेरिएशंस जीव के लिए हार्मफुल हैं तो नेचर ही क्या कर देगी, उस जीव को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। तो फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन। यहां पर हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। उन्होंने क्या बताया कि नेचर में जो जीव सर्वाइव करेंगे, कौन से जीव सर्वाइव करेंगे, जो फिट है, यानी जो जीव स्वयं को नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेंगे वही जीव नेचर में सर्वाइव करेंगे, अन्यथा नेचर के द्वारा जीव को क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ये बात बताई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और देखिए, हर स्टेप पे वेरिएशंस हो रही हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान हर स्टेप पे क्या आएंगी, वेरिएशंस, और हर स्टेप पे क्या आएगा, नेचुरल सिलेक्शन। तो ड्यू टू वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, कंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों वर्षों के बाद जो मेंबर है स्पीसीज का, वो अपनी स्पीसीज के अदर मेंबर से काफी डिफरेंट दिखाई देने लगेगा, उसको अपन नाम दे देंगे एक नई स्पीसीज। तो लास्ट बात उन्होंने क्या बताई, origin of न्यू स्पीसीज। तो देखिए, डार्विन ने 5 बातें बताई। सबसे पहली बात बताई, ओवर प्रोडक्शन मीन्स ईच ऑर्गेनिज्म हैव हाई रेट ऑफ फर्टिलिटी, लेकिन पॉपुलेशन लगभग कांस्टेंट है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल क्यों होता है? ड्यू टू लिमिटेड फूड एंड लिमिटेड स्पेस, जो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है। और उस स्ट्रगल में कौन से जीव जीवित रहेंगे, कौन से जीव स्टेबिलिटी से सर्वाइव करेंगे, जिनमें कुछ वेरिएशंस थी। और अगर वेरिएशंस जीव के लिए यूजफुल है तो नेचर में स्टेबिलिटी के साथ सर्वाइव करेगा, और अगर वेरिएशंस जीव के लिए हार्मफुल है तो क्या होगा, नेचर के द्वारा एक जीव को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था। और हर स्टेप पे वेरिएशंस हो रही हैं, हर स्टेप पे नेचुरल सिलेक्शन है, तो इनका रिजल्ट क्या निकलता है कि हजारों वर्षों के बाद एक नई
स्पीसीज डेवलप हो जाती है, न्यू स्पीसीज डेवलप हो जाती है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये था कौन, डार्विनिज और डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद अपन देखते हैं, अब देखो यहां पर वेरिएशंस की बात आई, तो वेरिएशंस कई तरह की वेरिएशंस होती हैं, लेकिन उस समय तक जो डार्विन है, उन डार्विन को साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी। तो देखिए वो ये नहीं क्लियर कर पाए या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस। जैसे एक है कंटिन्यूअस वेरिएशंस, जो एक डायरेक्शन में चलती है, इनको डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस, एक बार वेरिएशन रुक गई फिर हो गई। अनडायरेक्शनल भी होती है, किसी भी दिशा में हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है और यूजफुल भी हो सकते हैं। एक टर्म आता है सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस। सोमेटिक वेरिएशंस, दे आर डिस्ट्रॉयड विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीव की डेथ के साथ ही क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये फिनोटिपिकली दिखाई भी देती है। जर्मिनल वेरिएशंस, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, और ये जनरली क्या होगा कि जो फिनोटिपिकली है वो दिखाई नहीं देती है। तो सोमेटिक वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलेंगे, लेकिन जर्मिनल वेरिएशंस हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। कंटिन्यूअस वेरिएशंस जो ग्रेजुअल वेरिएशंस है डार्विन के अकॉर्डिंग, और ये जो ग्रेजुअल और स्मॉल वेरिएशंस है, इनका रिजल्ट 1000 ऑफ ईयर्स के बाद में क्या निकलता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बट ह्यूगो डी व्रीज ने जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस है उनको क्या कहा, उनको कहा म्यूटेशंस, एंड म्यूटेशंस आर बेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं म्यूटेशंस। Mutations, the term mutation was given by ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन टर्म दिया, दे आर suddenly appears and mutations are discontinuous and also अनडायरेक्शनल। कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया, सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन occurs in different members of a species, यानी एक स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर्स में एक ही टाइप के म्यूटेशंस भी उत्पन्न हो सकते हैं, ये डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस are recessive and lethal। lethal का मतलब हार्मफुल। क्या अधिकांश जो म्यूटेशन है वो या तो रिसेसिव होते हैं और या फिर क्या होते हैं, लेथल, घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं। देखें, ए large mutation in a population
is called saltation by देखो किसी भी पॉपुलेशन में एक बड़ा म्यूटेशन हो जाए उसको डिवरीज ने क्या कहा, साल्टेशन, साल्टेशन। तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो डार्विन की जो वेरिएशंस है वे कंटिन्यूअस वेरिएशंस है, ग्रेजुअली एक डायरेक्शन में चलने वाली हैं और उनके कारण से एक लंबे समय के बाद उनका रिजल्ट आएगा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। लेकिन डिवरीज ने क्या बताया कि म्यूटेशंस है वो बेस है किसका, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज का, जिसमें बहुत ही कम समय में क्या होगा, एक नई स्पीशीज डेवलप हो जाएगी। जैसे उन्होंने बताया दे आर सडनली अपीयर्स, दे आर डिसकंटिन्यूअस एंड अनडायरेक्शनल, same type of mutations can occur in the different members of a species. Most of the mutations are recessive and lethal, या तो अप्रभावी होते हैं और घातक हानिकारक भी होते हैं। और किसी भी पॉपुलेशन में होने वाला एक बड़ा जो म्यूटेशन है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, साल्टेशन। और म्यूटेशन एक्चुअल में क्या है, म्यूटेशंस आर बेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड, एक कम समय के अंदर। अब अपन बात कर रहे हैं अभी नेचुरल सिलेक्शन और वेरिएशंस की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। स्टेबलाइजेशन, नेक्स्ट है डायरेक्शनल, नेक्स्ट है डिस्ट्रप्टिव टाइप के सिलेक्शन। देखिए जैसे ये कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म है, यहां पर लिख सकते हैं फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचर और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के द्वारा ये जो जीव है, ये जो फिनोटाइप वाले जीव हैं उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर इनकी जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी। लेकिन नो एनवायरमेंटल चेंजेस, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो कौन सा होगा, स्टेबलाइजिंग टाइप का सिलेक्शन होगा। और उसमें क्या होगा, जो मीडियन कैरेक्टर वाले जीव हैं, मीडियन कैरेक्टर, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो देखें फिनोटाइप फेवर्ड with median characters,
जिसे ह्यूमन के लिए देखें तो ह्यूमन में जो नॉर्मल हाइट 6 फीट, एक्सिस हाइट और ड्वार्फ 4 और 5 फीट। तो यहां पर मीडियन कैरेक्टर जो 6 फीट हाइट वाले जो नॉर्मल मीडियन कैरेक्टर वाले हैं उन जीवों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, बाकी ड्वार्फ और जो एक्सिस हाइट वाले हैं उनकी ग्रोथ जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, कम होगी। ये कब होगा, स्टेबलाइजिंग कब होगा, जब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो क्या कंडीशन हो सकती है, peak is shifted to one direction, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। यानी जब भी इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो इन्वायरमेंट में चेंज होने का मतलब हो सकता है कि एक जो एरिया के जो जीव हैं उनके लिए इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो, दूसरों के लिए फेवरेबल हो। तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में जीवों की संख्या बढ़ेगी, दूसरे डायरेक्शन में क्या होगी, संख्या कम होती चली जाएगी। ये होगा डायरेक्शनल सिलेक्शन। तीसरा डिस्ट्रप्टिव टाइप। यानी यहां पे क्या होगा, या तो जो लंबे व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ेगी या फिर जो ड्वार्फ बौने उनकी संख्या बढ़ेगी, जो मीडियन कैरेक्टर वाले उनकी संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। तीसरी कंडीशन ये आ सकती है दो पीक बनते हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव टाइप का सिलेक्शन, जिसमें क्या होगा कि जो बौने व्यक्ति उनकी संख्या बढ़ेगी, जो लंबे व्यक्ति उनकी संख्या बढ़ेगी। यानी एक डायरेक्शन नहीं होगा, दो डायरेक्शन में हो गए इसमें, जिसमें जो मीडियन कैरेक्टर वाले हैं उनकी संख्या कम हुई और लंबे और जो बौने दोनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव में डिफरेंस क्या हुआ कि डायरेक्शन में या तो जो बौने उनकी संख्या बढ़ेगी या फिर लंबे व्यक्ति उनकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन डिस्ट्रप्टिव में क्या होगा कि मीडियन कैरेक्टर की संख्या कम होगी और इन दोनों की संख्या बढ़ेगी। तो टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मैंने कितने टाइप का है, 3 टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है। पहला कौन सा, स्टेबलाइजिंग या स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजिंग ज्यादा बेटर रहेगा, पर स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट होगा डायरेक्शनल और तीसरा होगा डिस्ट्रप्टिव टाइप का। अब अपन देखते हैं कि एग्जांपल्स इन द फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बता रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म क्या बताया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मौत वाज प्रेजेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में 2 तरह की मौत हुआ करती थी। दे आर लिव इन ट्रंक ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों के तनों पर रहते थे। अब उनमें एक तो क्या थे, व्हाइट विंग्ड, और दूसरे क्या थे, डार्क विंग्ड। और जो ट्रीज थे उनके ट्रंक पर, उनके तनों पर क्या थे, व्हाइट कलर की लाइकेंस भी थे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ कि जो व्हाइट मोथ थे, व्हाइट विंग्ड मोथ थे, उनकी संख्या तेजी से ग्रो कर रही थी, और जो डार्क विंग्ड मोथ थे उनकी संख्या में कमी आई। कारण क्या था कि डार्क विंग्ड वाले हैं वो अपने प्रेडेटर्स को आसानी से दिखाई देते थे, लेकिन व्हाइट विंग्ड थे वो व्हाइट लाइकेंस के बीच में छुपे होने के कारण से वो अपने प्रेडेटर्स को दिखाई नहीं देते थे। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो व्हाइट विंग्ड मोथ थे उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी। लगभग 1920 के आसपास
क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ा, और पोल्यूशन बढ़ने के कारण से लाइकेंस क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। यानी पोल्यूशन का सबसे बड़ा संकेत क्या है, लाइकेंस। तो पोल्यूशन के कारण से लाइकेंस नष्ट हो गए। तो क्या हुआ, और साथ में क्या हुआ, जो ट्रीज के जो ट्रंक थे उन पे कार्बन डिपॉजिट होने लगा, तो उनका कलर भी कैसे होने लगा, ब्लैक। अब क्या हुआ, जो व्हाइट विंग्ड मोथ थे वो प्रेडेटर्स को आसानी से दिखाई देते थे, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल हो गया, डार्क विंग के लिए एनवायरनमेंट क्या हो गया, सुटेबल हो गया। तो अब जो उस दौरान क्या हुआ कि डार्क विंग की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। लेकिन फिर भी क्या देखा गया कि जो रूरल एरियाज जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था वहां पे क्या था, वही जो व्हाइट विंग थी उनकी संख्या बढ़ रही थी, डार्क विंग की संख्या कम हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर जीव ने अपने को अडेप्ट कर लिया, व्हाइट विंग में जो म्यूटेशन कार्ड से डार्क विंग में जो कन्वर्ट हो गए या डार्क विंग में डेवलप हो गए, उनके लिए एनवायरनमेंट सुटेबल था, तो वे अधिक स्टेबिलिटी के साथ सर्वाइव किए, और जिनके लिए एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं था उनमें क्या हुआ, उनकी संख्या कम हुई, यानी उनकी डेथ हुई। ऐसे अपन देखें, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वैरायटीज इन बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया में लगातार अपन एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनमें जिन बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट आएगी या रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाएगी, वो स्टेबिलिटी के साथ सर्वाइव करेंगे, दूसरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो डार्विन ने क्या बताया था कि अगर जीव अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, नीडनेस के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट की नीडनेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है तो अधिक स्टेबिलिटी के साथ सर्वाइव करेगा, नहीं तो नेचर के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के, ये नेक्स्ट क्लास में